नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू आरजे कल्पना, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और आज हम कुछ कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। जी, डेफिनेटली कैंसर जैसी बीमारी, जैसा लगता है आज भी लोगों में टैबू वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। सो बहुत सारी बातें आज हम कैंसर को लेकर सर से जानने वाले हैं। सर, ये सारी बातें शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो एज अ डॉक्टर आपकी लाइफ की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैंने जो अपना MBBS है, जिसे बोलते हैं MBBS की पढ़ाई, वो अपने यहाँ GR मेडिकल कॉलेज से ही की थी। जी, उसके बाद फिर मैंने PG एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ। तो फिर मेरे पास कई सारे ऑप्शन थे लेने के लिए, बट कैंसर एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में थोड़ा सोचना थोड़ा सा मुश्किल था। फिर मुझे ब्रांच के बारे में पता लगा, बाकी भी ब्रांचेस थी, बट ये कई लोगों से डिस्कस, क्योंकि जब MBBS होता है तो रेडिएशन के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। तो उन लोगों फिर लोगों से पता लगा, फिर लोगों से डिस्कस किया, और फिर मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से फिर MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में एडमिशन लिया। वहाँ से मेरे कैंसर का जो ट्रीटमेंट करने की जर्नी शुरू हुई, और उसको पूरा करने के बाद फिर, क्योंकि जो इंडिया का आज भी सबसे माना हुआ हॉस्पिटल है कैंसर का, तो मेरा इच्छा थी कि मैं वहाँ जाके ट्रेनिंग लूँ। तो मैंने तुरंत अपनी MD करने के बाद करीब 2.5 साल टाटा मेमोरियल में अपनी ट्रेनिंग ली, और उसके बाद 2011 से मैं मेदांता हॉस्पिटल में। मेदांता हॉस्पिटल में इसलिए था क्योंकि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है रेडिएशन की, जिससे हम किरणों से इलाज करते हैं, और इसमें जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी इवॉल्व हो रही थी, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, जिससे कैंसर का क्योर बढ़ रहा था, सर्वाइवल में इम्प्रूवमेंट हो रहा था। तो मेदांता एक ऐसा था जहाँ नई नई टेक्नोलॉजी थी। तो मैंने अपनी रेजिडेंसी खत्म की, तो 2011 से फिर मैं मेदांता में, और आज भी मैं मेदांता में एज एसोसिएट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। जी। और नो डाउट डॉक्टर्स के बिना हम लोग अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर पाते, क्योंकि कब पता नहीं कब कैसे कहाँ आपको इनकी जरूरत पड़ जाए। तो सर, इसी के साथ मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँ। ये तो हमने आपकी जर्नी की बात की, बट बात करें कैंसर की, तो अभी भी मतलब बहुत सारे, कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि आप ये खा रहे हैं, इससे कैंसर हो सकता है, इस तरीके का खान पान नहीं रखना चाहिए। तो रीजन क्या होता है सर कैंसर होने का? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज भी इतना रिसर्च होने के बाद ऑलमोस्ट 50% के बारे में हमें पता नहीं कैंसर किन कारणों से होता है। जी, बट ऑलमोस्ट 50 से 60% हमें आज भी पता है किस कारण से हो रहा है। जैसे आप तम्बाकू है, वो हर तरह के कैंसर से लिंक्ड है। हर तरह के कैंसर में आप पाएंगे कि जो तम्बाकू लेते हैं और वर्सेस जो नहीं लेते हैं, तो उनमें इंसिडेंस ज़्यादा होती है। अल्कोहल है, वही है। ऊपर से तीसरी चीज़ है कि आप आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से मोटापा हो रहा है, लोगों के बाकी और प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। और आजकल जो नई चीज़ उभर के आई है, वो पॉल्यूशन है। जो आप सांस ले रहे हैं उसमें भी इतना पॉल्यूशन है, इतने हार्मफुल केमिकल हैं, जो आपके फेफड़े में जाके आपकी कैंसर की इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जैसे तम्बाकू है, जो हमें पता है ये कारण है, उनको उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, कोशिश करें उनको अवॉइड करें, इससे हम कैंसर को प्रिवेंट कर पाएँ। जी। सर, इसी के बाद बात करूँ मैं, अगर सिम्पटम्स हमें किसी भी चीज़ के पता होते हैं ना, तो हमें क्योर करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे चीज़ों को पकड़ लेते हैं। वैसे अगर मैं कैंसर की बात करूँ सर, क्या सिम्पटम्स अगर किसी को दिखे तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कैंसर को लेके? तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे पहले आप, अगर आपको पता है इन चीज़ों से आपको कैंसर हो सकता है, तो उनको प्रिवेंट करिए, होने ही मत दीजिए। लेकिन अगर हो जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको हम अर्ली अवस्था में, अर्ली स्टेज में उनको पकड़ पाएँ। तो जैसे कि अगर आपका, मैं मुँह के कैंसर की बात करता हूँ, तो आपके अगर मुँह के अंदर कोई समझो छाला हो रहा है, जो आपने नॉर्मल ट्रीटमेंट लिया, 5 दिन 7 दिन नहीं भरा है, तो उसके बाद आपने स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसके बाद भी लगता है कि वो छाला नहीं भर रहा है, तो आपको चाहिए उसकी बायोप्सी कराएँ, कि उसको रूल आउट करने के लिए वो कैंसर है या नहीं है। जैसे आपके मुँह से खून आ गया, खून आया तो बलगम में खून आया, तो खून क्यों आया, उसका प्रॉपर जाँच करिए। होता क्या है, लोग सिम्पटम आता है, लोकल डॉक्टर से दवाई लेते हैं, थोड़ा ठीक हो जाता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर नहीं करना है। जैसे हम फीमेल की बात करें, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट का जो सेल्फ एग्ज़ामिनेशन है, जो कि कॉमन है, अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो काफ़ी सारे यूट्यूब पे, गूगल पे इतना सारा मटेरियल है। अगर फीमेल अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन भी करती है, तो उस लम्प को, जो ट्यूमर है, उसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकती है।
तो ऐसे कई सारे कैंसर हैं, जैसे हम प्रोस्टेट कैंसर की, तो उसके लिए एक होता है सीरम पीएसए, अगर आप वो कराएंगे, वो बढ़ा हुआ है, तो उसके बाद आप फर्दर इवेल्यूशन करा सकते हो। इससे क्या है, तो आप उन चीज़ों को बहुत पहले पकड़ सकते हो, क्योंकि अगर आपने पहले पकड़ा तो चांसेस है कि 70-80% आप क्योर हो जाओगे। लेकिन अगर एडवांस स्टेज में भी है, आज की डेट में जो ट्रीटमेंट आए, एडवांस स्टेज के भी पेशेंट अच्छा जी रहे हैं, उनका कंट्रोल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चांसेस कंपेयर टू अर्ली स्टेज कैंसर उनके कम है। जी सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि अर्ली स्टेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो क्योर कर जाएंगे, बट अभी भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये मिथ है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार कैंसर हो जाए तो वो उससे ठीक नहीं हो पाता। तो क्या ये मिथ है या फिर ये सच्ची है कि आपके साथ कैंसर अगर आपको एक बार हो जाए तो लाइफ टाइम रहने वाला है? मैं एक चीज बोलूंगा, जो पेशेंट अगर अर्ली स्टेज में है और उन्होंने प्रॉपर इलाज लिया है, तो आज की डेट में अगर मैं सपोज एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर है, तो आप अगर पूरा ट्रीटमेंट लीजिए, चांसेस ऑफ कंट्रोल आपके 98% है। 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, ठीक है। 2 से 3% कैंसर की बायोलॉजी का प्रेडिक्ट नहीं करते, बट ऑलमोस्ट 98%, मतलब 100 में से 98% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं। ऐसी अगर आप मान के चलें, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, अगर अर्ली स्टेज में आपने उसका ट्रीटमेंट करा लिया, सबसे बड़ी चीज़ है जब आप अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको 1 या 2 मॉडलिटी से आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। एडवांस स्टेज में आते हैं, जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, अगर आपका अर्ली स्टेज में आपने ऑपरेशन कराया, आजकल के नए टेस्ट आए हैं जिसको मामा प्रिंट वगैरह कहते हैं, ऑन्कोटाइप डीएक्स वगैरह कहते हैं, इससे पता लग जाता है कि एग्रेसिव है या नहीं। आपने रेडिएशन लिया, हार्मोन पॉजिटिव, हार्मोन की दवा ली, आपका खत्म हो गया। लेकिन वो जो टेस्ट है, जो जेनेटिक एनालिसिस है, उससे आपका एक बड़ा 6 महीने का ट्रीटमेंट, जैसे कीमोथेरेपी, वो अवॉइड हो जाता है। आपका जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है वो, उसके साइड इफेक्ट और मॉर्टिलिटी कम होती है। प्रोस्टेट कैंसर अगर आपने अर्ली स्टेज में, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप रेडिएशन कराते हैं, 5 सेशन, आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है और लाइफ लॉन्ग ऑलमोस्ट 99% 10 to 15 ईयर्स फ्री रहते हैं, उनकी बीमारी लौट के नहीं आती। तो ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है कुछ मिथ क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम फिर लाइफ टाइम अपने साथ और 4 लोगों को भी वो मिथ कैरी करते हैं। तो कभी ना करें किसी बात को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन हो। एक और चीज कहना चाहता हूँ, एक सबसे बड़ा मिथ ये है लोगों के मन में कि अगर आपके टुकड़े की जांच करा दी, आपकी बायोप्सी करा गई, तो आपका कैंसर फैल जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। कैंसर का आपकी बायोप्सी से फैलने का कोई मतलब एविडेंस नहीं है कि उसकी वजह से फैलता है, बट जो बायोप्सी कराते हैं उससे सबसे ज्यादा जरूरी ये है, हमें पता लगता है किस प्रकार का कैंसर है। उसमें एडिशनल टेस्ट से लगा, हमें आजकल जो दवाइयां आ रही हैं, वो दवाइयों का पता लगता है कौन सी दवा उस पर काम करेगी। तो ये मिथ लोगों के मन में, लोग बायोप्सी कराना नहीं चाहते हैं कि कैंसर फैल जाएगा, ऐसा ये बिल्कुल मिथ है, इस पर बिल्कुल ना आना। तो डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट की जरूरत है, कैंसर जैसी बीमारी है, तो जितनी अर्ली स्टेज पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे उतना ही आसान होगा आपको इस बीमारी से निजात पाना। और सर ने बहुत अच्छी बात कही, अगर आपको लगता भी है और आपको पता है कि इन चीजों को खाने से कैंसर हो रहा है, तो उन चीजों को छोड़िए, क्योंकि कई बार हमें पता होता है लेकिन फिर भी हम वही चीज दोहराते हैं। जैसे गुटखा के पैकेट पर सीधे लिखा रहता है कि कैंसर हो सकता है। मैं एक चीज और कहना चाहूँ, कई सारे पेशेंट ऐसे, पेशेंट नहीं मतलब नॉर्मल से आप बात करोगे कि मेरा दोस्त तो 15 साल से तमाकू खा रहा है, उसको नहीं हुआ, मुझे हो गया जी। तो हर आदमी का जेनेटिक मेकअप, हर आदमी अलग अलग है। जरूरी नहीं कि वो खा रहा है उसको नहीं हुआ तो आप भी खाएंगे आपको नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मतलब गलत फहमी मैं कहूंगा लोगों के मन में है कि उसको नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग 2 साल भी खाते हैं, उनको भी कैंसर हो जाता है। बिल्कुल। तो चीजें छोटी छोटी हैं जो हमें समझनी है, क्योंकि शरीर आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी। और मैं कहूंगी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हेल्थ सबको पसंद है, तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन उन पर वर्क हमें खुद को करना है। सर इसी के साथ एक और बात में चलूं, ब्रेन ट्यूमर को लेकर, जिसे लेकर मुझे खुद भी मिथ था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब मैंने से डिस्कस किया, जैसे पेशेंट था, तो उन्होंने कहा कि हमें इसका इलाज नहीं करवाना, क्योंकि एक बार अगर मेरा ब्रेन की सर्जरी हो गई तो उसके बाद मेरे सर्वाइवल के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो किस हद तक आप अगर ब्रेन ट्यूमर का कोई शिकार है तो बचने के चांसेस होते हैं, और किस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है? ये देखिए, लोगों का मिथ ऐसे बनता है कि किसी को अगर ग्रेड 4 का ब्रेन ट्यूमर है तो उसके साथ अच्छा आउटकम नहीं आया। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन ट्यूमर किस ग्रेड का है। अगर वो ग्रेड 1, 2 का है तो उसका ऑपरेशन है, प्लस माइनस रेडिएशन। पेशेंट को बीमारी अगले 5 से 10 से 15 साल में आने के बिल्कुल 15 से 20% से ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन ग्रेड 3 और 4 का है, हाँ, उसके चांसेस ये है कि वो क्योर हो जाएगा, उसकी बीमारी ऑपरेशन से निकल जाएगी, उसका रेडिएशन होगा, उसकी कीमो होगी, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये होता है आगे फॉलोअप में
अगले 2 3 4 साल में वो वापस आ सकता है। लेकिन कई सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका 5 साल बीमारी नहीं आया, वो 10 साल तक जी रहा है। तो आज की डेट में इतने एडवांसमेंट हो चुके हैं आपके ट्रीटमेंट से, तो ट्रीटमेंट से घबराना नहीं है, ट्रीटमेंट कराइए। जरूरी नहीं कि किसी और के साथ उतना अच्छा आउटकम नहीं आया, आपके साथ नहीं आया। कई सारे पेशेंट्स होते हैं जो आज के ट्रीटमेंट में 5 5 10 10 साल, इवन हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जो स्टेज 4, आप ब्रेन की बात कर रहे हैं, इवन ब्रेन ट्यूमर के ऐसे पेशेंट हैं जो ग्रेड 4 के थे, जो मोर देन 5 years 7 years जी रहे हैं आज की डेट में। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ने आज के टाइम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और सर बात अगर टेक्नोलॉजी की चले तो साइबर नाइफ की बात करें, रोबोटिक सर्जरी जिसे हम बोलते हैं, उसका कैसा इम्पैक्ट रहा है? क्योंकि उसे भी लेके कई बार मिथ कहीं ना कहीं से सोसाइटी में जब 1 से 2, और स्पेशली कैंसर की बीमारी जो हमारे सोसाइटी में अभी भी टैबू बनी हुई है, तो क्या आप कहना चाहेंगे रोबोटिक सर्जरी को लेके? जो साइबर नाइफ है वो एक तरह की रोबोटिक रेडियो सर्जरी है। रेडियो सर्जरी मतलब जो हम किरणों से इलाज करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, इसमें आपको कोई काटा नहीं जाता है, कोई आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। आप ओपीडी बेसिस पे आते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और घर चले जाते हैं। और इट्स अ काइंड ऑफ रेडियो सर्जरी, मतलब आप ट्यूमर को खत्म भी कर देते हैं और आप कोई एनेस्थीसिया, कोई पेन, कुछ नहीं होता है पेशेंट को। आज की डेट में साइबर नाइफ की बात करें, इसने ट्रीटमेंट को पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया, पूरा ट्रीटमेंट पैराडाइम चेंज कर दिया। जैसे कि मैं बात करूं आज की डेट में, जैसे बेनाइन ब्रेन ट्यूमर्स हैं, जैसे एक्रोस्टिक हुआ, मेनिंजियोमा हुआ, आपके 3 से 5 रेडिएशन ब्रेन के ट्यूमर्स हैं, आप लेते हैं और आपके ट्यूमर 15 साल 20 साल कंट्रोल रहते हैं, आपको कुछ और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ब्रेन के अलावा की बात करूं मैं, जैसे कि आपका प्रोस्टेट कैंसर की बात की, पहले ये था कि जो प्रोस्टेट कैंसर था उसके रिजल्ट सर्जरी से कम हुआ करते थे, बट टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ऐसा हुआ क्योंकि प्रोस्टेट का मोशन होता, मतलब क्योंकि आपके ब्लैडर आगे है पीछे रेक्टम में, तो मूवमेंट होता था, तो उतना डोज नहीं दे पाते थे। फिर IGRT आया, तो जो डोज हम दे पाए, जो उसको जरूरी है ठीक करने का, तो उससे रिजल्ट रेडिएशन और सर्जरी के एकदम बराबर हुए। बट साइबर नाइफ ने उसको एकदम चेंज कर दिया। जो ट्रीटमेंट पहले 8 हफ्ते होता था, अब वो सिर्फ 5 दिन में खत्म हो जाता है। 5 दिन पेशेंट जाता है, अपना ट्रीटमेंट लेता है और पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है, उसे कोई और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। किडनी ट्यूमर जो कि बोलते थे कि जिसकी वजह से जो रेडिएशन जिसपे काम ही नहीं करता, उसमें साइबर नाइफ ने एकदम पैराडाइम चेंज किया। नया स्टडी भी आया फास्ट ट्रैक 2 का, जिसमें हमने पेशेंट ट्रीट किए हैं 1 से 3 सिटिंग में। 5 साल में 100% पेशेंट का लोकल कंट्रोल है, कोई भी पेशेंट लोकली फेल नहीं हुआ। और ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपको किडनी निकालना नहीं पड़ी, किडनी काटना नहीं पड़ी, आपको एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ा और पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो गया। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट साइबर नाइफ का ये है कि सपोज पेशेंट का स्टेज 4 डिसीज है, फेफड़े में डिसीज है, कहीं और 2 3 जगह और है, तो साइबर नाइफ से हम उन सबको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नई दवाइयां आई हैं वो इतना अच्छा काम कर रही है, पेशेंट 5 5 7 7 साल जी रहा है उससे। तो हम उस साइबर नाइफ से जहाँ ट्यूमर दिखता है, जहाँ आपका सर्जन की नाइफ नहीं पहुंच पाता, वहां साइबर नाइफ उस ट्यूमर को खत्म कर देता है और इससे पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ रहा है। जी, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कई बार जब हम कैंसर की बात सुनते हो तो एक ही थॉट हमारे आसपास वाले लोगों को भी होता है और हमें भी होता है कि शायद अब बचना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जैसे जैसे डॉक्टर्स उसके साथ काम कर रहे हैं, हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया है सर्वाइवल का। तो देखिए ना, चीजें आसपास बदल रही है, लेकिन एक चीज जो हमें खुद बदलनी है बतौर सोसाइटी, वो है मिथ। क्योंकि मिथ तोड़ेंगे तभी जो कैंसर के पेशेंट है उन्हें भी हम बचा पाएंगे। सर उसी के साथ एक और बात मैं जानूं, लाइफस्टाइल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। सो कैसे हम कैंसर के खतरे को प्रिवेंट करते हुए क्या लाइफस्टाइल हमारी होनी चाहिए कि कम से कम कैंसर जैसी चीजें, मतलब जिससे होने का खतरा उसे कम। देखिए, कुछ चीजें हैं जैसे जेनेटिक है कि मान लो फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की, उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन उससे ओवरकम करने के लिए जरूरी ये है, जैसे ब्रेस्ट में है, ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, उसमें आप स्क्रीनिंग मैमोग्राफी शुरू करा सकते हैं एट द एज ऑफ 40 years, देन ईयरली, जिससे हमें पता है कि फैमिली हिस्ट्री है, चांसेस ऑफ रिस्क होने के हैं, लेकिन हम उसका अगर स्क्रीनिंग कराएंगे तो हम उसको अर्ली स्टेज पे उसको क्योर कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा तरीका है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जिस चीज का कैंसर है उसका आप स्क्रीनिंग कराइए। 35-40 साल की उम्र में जो स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस है, तो उससे यह है कि आपको, हमें पता है रिस्क है, लेकिन हम उसको ठीक कर पाएंगे। सपोज जैसे आप तम्बाकू, मैंने अभी आपसे शुरू में बात किया, तम्बाकू है, तो मतलब आपको जिस चीज के बारे में पता है इसकी वजह से हो सकता है, तो उस चीज को अवॉइड करिए, अपनी हाइजीन है मेंटेन करिए, जिससे आपको रिकरेंट इन्फेक्शन ना हो। कोई आपका जैसे दांत खराब है तो जिससे वजह से गाल कट रहा है, तो दांत का इलाज कराइए। ऐसा मत करिए कि होता है हम कराएंगे, क्योंकि एक बार जो चीज हो जाती है
उसको इलाज करने में आपको फिर ऑपरेशन भी होता है, रेडिएशन भी होता है, मुंह के कैंसर की बात कर रहे हैं, तकलीफें भी होती हैं, उस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो कोशिश ये करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल करिए, हेल्दी खाना खाइए। जैसे आजकल कई सारे आपके खाने आते हैं, जैसे पैक्ड फूड वगैरह आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई सारी मतलब चीजें हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप खाते हैं तो आप मोटे होते हैं, वजन बढ़ते हैं, डायबिटीज होती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरे हिसाब से हेल्दी लाइफस्टाइल, आप डेली मॉर्निंग वॉक करिए, हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी मतलब जो मिक्स्ड होते हैं उनको अवॉइड करिए, तो वही आप कर सकते हैं, क्योंकि यही आपके हाथ में है। बाकी जो चीजें हैं वो तो अपने आप अगर होंगी, उसको आप नहीं प्रिवेंट कर सकते। जी, तो अपने आप को समय देना सीखे, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आप खुद। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे, अपनी लाइफ को नहीं समझेंगे, अपनी हेल्थ को नहीं समझेंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो आप पीछे छोड़ देंगे। तो पीछे नहीं छोड़ना है, आज की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, और वो होगा तब जब आप एक स्टेप लेंगे अपनी हेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें कैंसर को लेकर जाए। थैंक यू। जाते जाते ग्वालियर से सर क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर वो शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मैंने MBBS किया, और मेरा ये क्लोज टू हार्ट है। तब भी ये शहर में मुझे जरूरत पड़ती है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और किसी को भी अगर जरूरत पड़ती है कैंसर के इलाज के लिए, मैं आता हूँ। ठीक। तो मुझे लगता है जन्मभूमि से जो आपका अटैचमेंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यादें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिल में घर कर लेती हैं। और यकीनन उसी के लिए सर एक बार फिर आज ग्वालियर में है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरे यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।